हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये वीडियो पार्ट 5 मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर के बारे में है। इसमें हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस पार्ट को अच्छी तरह से आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था, जिसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। आप वहाँ जाकर के इस पार्ट को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इस प्रश्न में बच्चों 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और दूसरा ये कि वो इतने लंबे समय के बाद महीनों बाद क्यों आता था। तो चलिए उत्तर देखते हैं। बच्चे एक ही चीज़ से उकता ना जाएं, इसीलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। उकताने का मतलब है बोर हो जाना। तो बच्चे जो हैं एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसीलिए वो अपनी चीज़ों को बदल बदल कर लेकर आता था और उनको बेचता था बच्चों के सामने। दूसरा, वह महीनों बाद इसीलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतज़ाम में उसे समय लग जाता था। और बच्चे जो हैं जो वो सामान बेच के जाता था, उसी आमदनी से वो नेक्स्ट जो है वस्तुएं जो उसे बेचनी होती हैं उसका इंतज़ाम किया करता था, जिसके लिए उसको वक्त लग जाया करता था। और इसमें वो बच्चों अपने फ़ायदा नहीं सोचता था। आपको बताया ना, पाठ में वो समझाया था हमने कि अब वो अपना फ़ायदा ना सोच करके सिर्फ अपनी संतुष्टि और अपनी खुशी को ढूंढता था उन बच्चों के बीच में। तो इसीलिए अपना फ़ायदा नहीं सोचता था और नेक्स्ट वस्तु को, नेक्स्ट चीज़ों को इकट्ठा करने में उसको टाइम लगता था। साथ में बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। तो साथ में जो है बच्चों की उत्सुकता भी बढ़ जाती थी क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वो आता था। जब उसको बहुत दिनों से वो नहीं देखते थे, बेचैन हो जाते थे। और जब वो वहाँ गलियों में बेचने के लिए जाता था अपने सामान को, तो बच्चे जो हैं बहुत खुशी होकर के एकदम से बहुत उतावलेपन से उसके पास आया करते थे। तो इस चीज़ को देखकर उसे बहुत ही संतुष्टि, बहुत ही खुशी मिला करती थी। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। उत्तर देखते हैं। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिससे कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था बच्चों कि वो अपनी चीज़ों को बहुत ही मधुर स्वर में, बहुत ही मीठे स्वर में गा गा कर बेचा करता था। अपने प्रोडक्ट का, अपने सामान की विशेषताएं गा गा कर लोगों को बताया करता था। और ये एक मतलब बहुत मेन उसका इम्पॉर्टेंट बात थी कि लोग उसके पास खींचे चले आते थे। और साथ में बच्चों की वो मनपसंद चीज़ें लेकर आया करता था कि बच्चों को जो पसंद आए। साथ में वो लाभ कमाने के लिए नहीं सोचता था, सिर्फ बच्चों के हाथ में जितने भी पैसे होते थे उसी हिसाब से वो उनकी मनपसंद की चीज़ें उनको दे दिया करता था। और बच्चों के साथ बहुत ही कोमल, अपनेपन से और प्रेम भरा पूर्व व्यवहार उनके साथ वो किया करता था। ये बातें जो हैं बच्चों को तो बच्चों बड़े को भी अच्छी लगा करती थी, इसीलिए बड़े भी उसके पास उसकी आवाज़ सुनते ही खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक मतलब होता है बेटा जो सामान खरीदने वाला, और विक्रेता मतलब सामान बेचने वाला। तो दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। उत्तर, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। तो इस पाठ में बेटा बच्चों विजय बाबू जो थे वो एक ग्राहक थे, सामान लेने वाले थे। तो जो ग्राहक होता है उसकी सोच ही यही होती है कि दुकानदार जो है किसी सामान का दाम पहले बढ़ा के बताता है और उसके बाद जब आप उसको पसंद करते हैं, चीज़ को, सामान को लेना होता है, तो थोड़ा थोड़ा वो रेट हल्का सा कम करने लगता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ग्राहक पे वो एहसान कर रहा है, चाहे बेशक वो उसी दाम पे बाकी लोगों को भी बेचता हो, पर उस समय जो है ग्राहक को ये लगता है कि हम पे तो ये एहसान कर रहा है कि हमारे लिए इसने इतना अपनी चीज़ों का दाम कम कर दिया है। दूसरी तरफ एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। और दूसरी तरफ जो हमारा मुरली वाला है इस पाठ में, वो एक विक्रेता है, अपना सामान बेचना है उसको।
तो बच्चों जो अपना सामान कोई बेचता है तो उसको असली लागत पता होती है, ग्राहक को नहीं पता होती कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी या उसको कितने पैसे देने पड़े उस चीज़ के। और दुकानदार चाहे बेशक उसमें हानि उठा रहा है, चाहे उसमें नुकसान उठा रहा है, पर ग्राहक को ये लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है, कि भाई 2 पैसे एक्स्ट्रा करके ही अपने सामान को बेच रहा है। और ग्राहक हमेशा दुकानदार पर इसी बात को लेकर के संदेह भी करता है, उस पर पूरा विश्वास नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब खिलौने वाला जो है गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता था, तो बच्चे उसको देख कर के क्या क्या करते थे, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? चलिए उत्तर देखते हैं। खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। तो पाठ में हमने पढ़ा था बच्चों कि जैसे ही गली में इसकी आवाज़ आती थी बेचने वाले की, तो बच्चे जो है जहाँ पर भी जिस स्थिति में होते थे, खेलते हुए या सोते हुए, तो इसकी आवाज़ जैसे उनके कानों में पड़ती थी तो वो उस काम को, सामान को छोड़ छाड़ करके इसके पास भागते हुए चले आते थे। क्यों? क्योंकि स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़, जब ये अपने गाना गाते हुए अपना सामान बेचता था तो इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर लगती थी, बहुत ही सुंदर लगती थी। और निकट के मकान जहाँ ये गलियों में घूमते हुए अपना सामान बेचता था, वहाँ के आसपास के सभी मकानों में हलचल मच जाती थी। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके पास भागते हुए चले आते थे। और बच्चों के समूह अपनी जूते टोपी, मतलब जहाँ पर भी वो खेल रहे हैं बच्चे, तो जो सामान उनके पास है, हाथ में है, भागते हुए आएंगे तो चप्पल भी छूट जाएगी, उनकी टोपी भी गिर जाएगी, पर वो इस चीज़ का ना ध्यान देते हुए इसके पास भागते हुए चले आते थे और खिलौनों का मोल भाव, इसका रेट वगैरह पता करने के लिए कोशिश करने लगते थे। प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलिया बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था। तो रोहिणी को क्यों लगा ऐसा कि ये तो सेम ही आदमी है? क्योंकि उसके गाने का जो तरीका था, उसके अपने सामान बेचने का जो तरीका था, वो बिल्कुल सेम था। और उसको जैसे ही उसने मुरलिया वाले की आवाज़ सुनी तो उसको खिलौने वाले की याद आ गई कि खिलौने वाला भी इसी तरह से गा गा कर अपने खिलौने बच्चों को बेचा करता था और ठीक इसी तरह से मधुर आवाज़ में गाकर वह मुरलिया भी बेच रहा था। तो दोनों के अपने सामान बेचने के तरीके को सेम, बिल्कुल एक समान अंदाज़ा लगाते हुए उसने ये समझा, उसे ये लगा कि मुरली वाला ही खिलौने वाला है और उसको ये याद आ गया कि खिलौने वाला भी इसी तरह से अपने सामान को बेचा करता था। प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो उत्तर देखते हैं। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था क्योंकि रोहिणी ने कुछ ऐसा पूछा था कि आप ऐसा क्यों काम करते हैं। उसके बारे में 2-3 प्रश्न ऐसे किए थे कि मिठाई वाले को अपनी जो है आप बीती बतानी पड़ी उसको और उसका मतलब अंदर से जो मन था वो भावुक भी हो गया था, आंखों में आंसू भी आ गए थे। आगे उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो उसने ये बताया कि मैं ये छोटा काम क्यों करता हूँ। छोटा काम मतलब बच्चों जैसे गली में घूम घूम कर, धूप है, गर्मी है, आंधी तूफान, हर मौसम में जो है इंसान ये गली में घूम घूम कर अपना सामान बेच रहा था, तो इतना परेशानी वाला काम क्यों कर रहा था ये। तो उसने यही बताया कि मेरा पहले बहुत सुखी संपन्न परिवार था, मेरी सुंदर पत्नी थी एक और प्यारे प्यारे बच्चे थे, पर उसका परिवार किसी कारणवश समय की मार से मतलब ख़त्म हो गया था। तो आज उसका परिवार उसके साथ नहीं था। तो अपने मृत बच्चों की झलक
वो इन्हीं बच्चों में ढूंढा करता था। इनकी खुशी में अपने बच्चों की खुशी ढूंढा करता था और उसे लगता था कि मैं अपने ही बच्चों के बीच हूँ। और बच्चों के साथ रहकर उसे बहुत ही संतोष, धैर्य और बहुत असीम सुख की प्राप्ति हुआ करती थी। ऐसे सुख की बच्चों जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। उसे बहुत अच्छा लगता था इन बच्चों के बीच में सामान को बेचना। उनकी अटखेलियाँ, उनकी ज़िद्दीपन, उनके प्यार से बोलने का तरीका देखकर बहुत उसे खुशी मिलती थी। प्रश्न नंबर 7, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई थी और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। तो इस बार ये पैसे ना लूँगा, ये उसने क्यों कहा था बच्चों? पार्ट में भी हमने देखा था क्योंकि इस बार जो है रोहिणी ने उसके अंतर्मन को झंझोर दिया था, पूछ लिया था कि क्यों तुम ये काम करते हो, इतना नुकसान उठाकर क्यों अपने सामान को बेचते हो। तो जब उसने अपनी आप बीती बताई तो इस दुख पीड़ा को समझने का प्रयास रोहिणी ने किया था। खिलौने बेचने वाले को लगा कि जैसे आत्मीयता का अपनापन जैसा लगा, तो उसका अंदर से मन जो था भावुक हो गया और उसके बच्चों में चुन्नू मुन्नू जो रोहिणी के बच्चे थे बच्चों, उसमें जो है वह अपने बच्चों की छवि नज़र आने लगी उसको। उसमें वह सच समझने लगा कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इसीलिए उसने ये कहा कि इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा। प्रश्न नंबर 5, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो उत्तर देखते हैं। हाँ, आज भी कुछ पिछड़े, ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। तो बेटा चिक के पीछे से बात करने का तात्पर्य क्या है इसमें कि जैसे रोहिणी थी, उसने दादी को आगे किया था कि भाई इस मिठाई वाले को रोक लो, मैं बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लूँगी और मैं चिक के पीछे से ही आपको पैसे दे दूँगी। इसका मतलब किसी अनजान व्यक्ति के सामने हमारी घर की बहू, बेटी जो है सामने नहीं आती है, ये प्रथा होती है। तो आज भी कई पिछड़े वर्गों में, पिछड़ी जातियों में या कहीं ग्रामीण इलाके में आज भी यह प्रथा चल रही है कि जो घर की बहू बेटियां हैं वो अनजान व्यक्ति के सामने, अनजान आदमी के सामने नहीं आती हैं। इसीलिए वो किसी ओटक के पीछे या किसी ओट को लेकर के अपनी बात को कहती हैं। पर हमारा ये मानना है कि ये उचित नहीं है बिल्कुल। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता, इससे स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन होता है और उनकी प्रगति में भी रुकावट आती है। और इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो हमारे देश की विश्व के सामने जो है इसको बहुत ही छवि जो है धूमिल करती है। हमारी जो देश की छवि है वो विश्व के सामने बहुत ही ज़्यादा धूमिल हो जाती है और उसका इम्प्रेशन भी बेटा गलत पड़ता है। तो इसी तरह, तो इस कारण से जो है औरतों को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि अपने विचारों को वो खुल करके प्रकट कर सके। प्रश्न नंबर 5, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। हाट, मेले क्या होते हैं बेटा? जो कोई मेला लगता है, कहीं कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, तो उसमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, आपके मन को लुभाती हैं? जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें क्या हुई? चाट पकौड़ी, दही बल्ले, गोलगप्पे। नमकीन में जैसे सेव, पापड़ी, नमक पारे। और मिठाइयों में जलेबी, मालपुए, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले। खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे आदि। अब जैसे बच्चों आप मेले वगैरह में गए होंगे, आपने वहाँ जा कर के बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी जो ये सब आपको दिखाती हैं, पेश करती हैं, जहाँ पर आप भाग भाग के जाते हो क्योंकि वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो चीज़ आपको अपने लिए, अपने प्रति खींच रही है। तो यही हाट, मेले का स्पेशल अट्रैक्टिव पॉइंट होता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब इन हाट मेलों को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है।
इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता और कुछ आर्थिक लाभ पाने की भी इच्छा छिपी रहती है। अब बच्चों देखो, मेला लगता है तो वहाँ पर ये लोग जो हैं अपनी जो स्टॉल लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, वो एक महीने पहले आकर के रहने लगते हैं वहाँ पर। तो इसमें जो है उनकी पूरा परिवार जो है मेहनत करता है, तब जा कर के वो 2 पैसे कमा पाते हैं। और आर्थिक लाभ का मतलब क्या होता है, जब देखो बच्चे हम लोग काम करते हैं या आपके घर वाले काम करते हैं तो 2 पैसे कमाने की ही सोचते हैं, ताकि उनको 2 पैसे का लाभ हो सके। कोई भी इंसान जब कोई काम करता है तो उसमें उसे 2 पैसे कमाने की चाह होती है, इच्छा होती है। अब ये मेले वगैरह में स्टॉल वगैरह लगाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो उसमें कितनी मेहनत करके वो सामान बिकता है, और जब वो सामान बिकता है तो उसे 2 पैसे बचते हैं, तभी वो अपना घर परिवार चला पाता है। तो यहीं पे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे ख़त्म किए, समझे अच्छी तरह से। ये ध्यान रखना बच्चों कि एग्ज़ाम में आपको इस तरह के प्रश्नोत्तर, जैसे ये अभी आपको पाठ के पीछे के प्रश्नोत्तर, हमने एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर करवाए हैं, इसके अलावा ऐसे भी कुछ प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं जो कि आप आंसर जिसका आपको अपने आप से लिखना है। और अपने आप से कब लिख पाओगे बच्चों, जब आप लेसन अच्छी तरह से समझोगे। इसके लिए आपको लेसन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, तभी आप अतिरिक्त जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनके आंसर आप दे पाओगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि आपको जब कभी भी अपने शब्दों में कोई भी उत्तर लिखना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से नहीं लिखना, उसको सिर्फ 5-6 लाइनों में लिख करके आप उस आंसर को ख़त्म कर सकते हो। ताकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।